आज हमारा टॉपिक रहेगा गुरु नानक जी के ऊपर। हम मॉरल थिंकर्स डिस्कस कर रहे हैं पूरी सीरीज़ में। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे गुरु नानक जी को। ये इन्होंने जो प्रोपोनेंट हैं सिख फिलोसॉफी के, सिख रिलीजन के, और इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट दिया है। इन्होंने सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को लेके काफ़ी लिखा है और गुरबानी में लिखा है हर चीज़। और उस टाइम पे लिखा है इन्होंने जब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कास्ट सिस्टम और के जो बाउंड्रीज थी वो काफ़ी रिजिड होती जा रही थी। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा था और इनकी जो फिलोसॉफीज़ हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ अनक जैन फ्रॉम निर्दिष्ट एकेडमी। चलिए मेरे साथ स्टडी करिए ये कोर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुरु नानक की टीचिंग्स के साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे कि गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ही वॉज द फर्स्ट अमंग द 10 सिख गुरुज एंड वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1469। तो आपको पता है कि इसके बाद इनके बाद मतलब 10 गुरु और आए थे। इनके जस्ट बाद गुरु अंगद थे और ये मुग़ल जो शासन था उसके आसपास पैरेलल चल रहे थे। तो सिखिज़म का जन्म ही उसी फेज़ में होता है। इम्पॉर्टेंट ये था कि गुरु नानक ने गुरुबानी में सारी चीज़ें लिखी हैं। अब गुरुबानी जो था वो बेसिकली एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ देवनागरी आप कह सकते हैं। तो उनका जो भी लिटरेचर लिखा गया है वो गुरुबानी में लिखा गया है और गुरुबानी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट है। हिज टीचिंग्स वेर इक्वली रेलेवेंट अमंग द हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख। तो उन्होंने हिंदुज़म का देखा था और मुस्लिम्स का देखा था, और सिख में सब में उनकी जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि मुस्लिम्स तो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे ही इनके। He said that there is only one God is the foundation of his teaching and he is the supreme truth, self created and beyond time. तो जितना भी वो गॉड के बारे में कहते थे वो उनने गॉड को ह्यूमन फॉर्म में दिया ही नहीं, फॉर्मलेस बनाया। तो आइडल वर्शिप वाले कंसेप्ट चेंज हो गए सारे, कि आपको किसी एक मूर्ति में भगवान की खोज जो रहती है उस कंसेप्ट को उन्हें डायरेक्टली नकार दिया, और फॉर्मलेस होता है, उनका कोई फॉर्म नहीं होता। ओके, इस तरह से उन्होंने दिया। और उन्होंने बाद में कहा कि ईगो इज़ द डिटरेंट ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो अगर आपके अंदर ईगो है किसी भी किस्म का, तो आपके स्पिरिचुअली आपको वो अपलिफ्ट होने नहीं देगा। ये उनकी टीचिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो सामने आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड देयर इज़ नो कास्ट, क्रीड और रिलीजियस डिफरेंसेस व्हाटसोएवर। सो ही स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ लंगर। तो जो लंगर में आप देखते हो गुरुद्वारे में लंगर चलता है, रोज़ लोग खाना खाते हैं, और वहाँ पे लंगर में ऐसा होता है कि किसी कास्ट स्पेसिफिक लोग खाना नहीं खाते हैं, कोई भी आके खाना खा सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि दिल्ली वगैरह में जैसे चांदनी चौक के पास में एक गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ पे उस चांदनी चौक के लगभग सब लोग, जितने भी लोग आते हैं विजिट करने, वो जो रेड फोर्ट देखने आते हैं, वो सारे के सारे लगभग एक बार उस गुरुद्वारे में जाके खाना या लंगर ज़रूर खाते हैं। तो ये एक उनका रहता है कि वो हर किसी भी कास्ट, क्रीड, किसी को कोई डिफरेंसेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे और सबको खाना खिलाएंगे। ओके, तो ये उन्होंने शुरू किया था कि कोई भी डिफरेंसेस ना रहे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि जो हिंदूज थे वो काफ़ी ज़्यादा कास्ट को लेकर रिजिड हो रहे थे उस टाइम पे, और कास्ट की जो डिफरेंसेस थे, बाउंड्रीज थे, उसको सेटअप कर रहे थे, और उसके अगेंस्ट उन्होंने ये शुरू किया था। तो इसलिए उन्हें कास्ट सिस्टम को एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं दी। मैन एंड वुमेन आर इक्वल, इन फैक्ट मोर रिस्पेक्ट शुड बी अकॉर्डेड टू वुमेन अकॉर्डिंग टू हिम। अ मैंस लाइफ इज बाउंड टू वुमेन। तो ये पहले ऐसे गुरु थे जहाँ पे वुमेन को काफ़ी ज़्यादा लिबरेशन और इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि आप देखेंगे कि मुस्लिम्स में वुमेन काफ़ी ज़्यादा पर्दा सिस्टम और एक सबड्यूड रहती थी। बट इसमें आपके गुरु नानक जी के जो लेसन्स हैं या जो उनके सेइंग्स हैं, उसमें उन्होंने कहा कि एक वुमेन है जो कि एक आदमी को बर्थ देती है, फिर उसके बाद यही वुमेन उसका साथ निभाती है, फिर उसके बाद यही वुमेन उसके बच्चे पालती है, फिर उसके बाद यही वुमेन अगर चली जाती है तो ये आदमी फिर किसी वुमेन के पीछे जाता है या किसी और से प्यार करता है। तो उसकी लाइफ इस वुमेन के अराउंड घूमती है, और क्योंकि उसकी लाइफ इस वुमेन के अराउंड रोटेट करती है, घूमती रहती है, उसकी जो लाइफ रहती है वो बाउंड बाय वुमेन रहती है, इसलिए वुमेन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दो। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे कि सिख में वुमेन काफ़ी लिबरेटेड रहती हैं, उनको कभी आप एक दबा हुआ उनका व्यक्तित्व कभी नहीं रहता है, काफ़ी स्ट्रांग और स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ वो बाहर आती हैं हमेशा। आप हर अभी आज भी आप देख सकते हैं। ही प्रीज्ड अगेंस्ट सुपरस्टिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, false rituals, worship of demigod, and he stressed upon only one god and that too formless। तो एक ही भगवान है और वो भी बिना किसी रूप के है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुपरस्टिशन बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है, कोई भी आपको नींबू मिर्ची झाड़ फूक ऐसी कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसा उन्होंने कहा था। एंड
अगर आप ऐसा करोगे दिस विल लीड टू ट्रुथ एंड एनलाइटनमेंट। इसमें अब आगे है कि उनकी कोर फिलोसॉफी क्या थी। तो कोर फिलोसॉफी ऑफ गुरु नानक वॉज सेल्फलेस सर्विस एंड वर्किंग फॉर अदर्स, एंड ही कॉल्ड इट एज सेवा, एंड दिस अकॉर्डिंग टू हिम ब्रॉट मेंटल पीस। तो अगर आपको अगर मन में शांति चाहिए तो आपको सेवा करनी है, सेल्फलेस सर्विस करनी है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसी कॉमन एलिमेंट है सेल्फलेस सर्विस। ये चीज़ आपको अरिस्टोटल ने भी कही थी, आगे जाके विवेकानंद भी कहेंगे, और गुरु नानक जी भी कह रहे हैं कि आपको सेल्फलेस सर्विस करनी है। अब ये जो सेल्फलेस सर्विस का जो पॉइंट है आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप आपके एथिक्स में लिख सकते हैं कि सेल्फलेस सर्विस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, कंपैशन एंड काइंडनेस कैन हेल्प इन टैकलिंग एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कंपैशनेट होंगे और काइंडनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं लाइफ में। और ये कंपैशननेस एंड काइंडनेस, ये दोनों के दोनों एक कोर वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट में भी पार्ट आते हैं, इनका नाम आता है। देन उन्होंने कहा था कि फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ is very important. God has sent us to serve our purpose. All the pain we endure is to help us realize that we have to accomplish something. तो जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ में कोई पेन एंड्योर कर रहे हैं, कोई तकलीफ झेल रहे हैं, जैसे आप प्रिपरेशन में भी काफ़ी पेन एंड्योर करते हैं, प्रिपरेशन आसान नहीं होती कभी भी, और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद भी लाइफ आसान बिल्कुल नहीं होती, आपको डील करना पड़ता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, आपके बॉस रहते हैं, प्रेशर आता है हर जगह से, तब भी आपको सही चीज़ पे अडिग रहना पड़ता है, आपको सही चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। तो ये जो होता है ये आपका अगर लाइफ का पर्पस है, अगर आप उस परेशानी को झेल सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। तो फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ वाज आल्सो वन ऑफ हिज टीचिंग्स। देन ही बिलीव्ड दैट द एक्शन डिफरेंशिएटेड अ वीक एंड स्ट्रांग मैन। तो अगर आप एक्शन या किसी भी सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हो, वही करेज वाली थिंकिंग कि अगर करेज है तो आप वीक भी हो सकते हो और स्ट्रांग भी हो सकते हो। तो सेम वही बिलीव दैट एक्शन डिफरेंशिएटेड अ वीक एंड स्ट्रांग मैन। वन ऑफ हिज वर्सेज जो उन्होंने गुरुबानी में लिखी थी, ही सेज दैट लॉर्ड गाइड्स द स्पैरो दैट फाइट्स द ईगल। तो अगर एक छोटी सी चिड़िया है, जैसे आप एक छोटी स्पैरो जो होती है, मुझे उसका हिंदी नहीं पता है, तो ईगल मतलब बाज होता है, तो छोटा सा स्पैरो अगर कोई ईगल से भी फाइट कर रहा है तो स्पैरो को भी ताकत गॉड दे रहा है। तो अगर आप भी किसी के अगेंस्ट कोई सोशल लेवल है, कोई गलत चीज़ है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, आप लड़ रहे हो, तो आपको भी, और अगर आप अपने जो आप काम कर रहे हो उसमें काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे हो तो भगवान भी आपका साथ देगा, ऐसा उन्होंने कहा था। एंड डेट मीन्स बी नेवर गिव अप टू द अपोजिशन, टू आपको कभी गिव अप नहीं करना है किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है एज अ सिविल सर्वेंट, हमें एथिकल पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लाइन डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, डेट लॉर्ड गाइड्स द स्पैरो डेट फाइट्स द ईगल, और आप ये केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस द एजेंडा ऑफ रिकन्सिलेशन एंड कम्युनिटी कोहेजन टू मेक एन इंक्लूसिव सोसाइटी। तो हमेशा ये चाहते थे कि इंक्लूसिव सोसाइटी बन के रहे, हर कोई इक्वल रहे, समान रहे। एंड ही बिलीव दैट इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज वुड लीड टू डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल। तो अगर एक इंटीग्रिटी रहती है, रिस्पेक्ट रहता है, ट्रस्ट रहता है, ऑल दीज थिंग्स वुड लीड टू डिग्निटी of all people, and he passed the message of universal brotherhood। तो अगर आप इसमें से की पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहेंगे तो रहेगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रिकन्सिलेशन एंड कम्युनिटी कोहेजन, करेज वाला पॉइंट लिख सकते हैं आप। देन फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ, कंपैशन एंड काइंडनेस हो सकता है, कोर फिलोसॉफी सेवा भाव हो सकता है, सेल्फलेस सर्विस हो सकता है। ओके, इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, नो कास्ट नो क्रीड, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, प्रीज्ड अगेंस्ट सुपरस्टिशियस। ये सारे के सारे पॉइंट आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये सारे पॉइंट अगर आपको याद रहें तो आप एग्जाम में आराम से एक 10-15 मार्कर का आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स गुरु नानक ने दिए थे। देखिए, गुरु नानक पे जनरली क्वेश्चन अब तक नहीं आया है मध्य प्रदेश पीएससी में। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2019 में एक्सपेक्टेड है और 2020 के पैटर्न में भी गुरु नानक का जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। गुरु नानक, कबीर, ये सारे जनरली नहीं आए हैं उतने, तो हम इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। अब 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। पहला था वंस चकना, डेट मीन्स ऑलवेज शेयर वॉट यू हैव विथ अदर्स एंड हेल्प दोज हु आर इन नीड। देन अनदर वन इज कीर्तन करना, डेट इज अर्न मनी ऑनेस्टली विदाउट इवन रिसोर्टिंग टू फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन। एंड थर्ड वन इज नाम जपना, डेट ऑलवेज रिमेंबर गॉड एंड प्रैक्टिस डिवोशन बाय चैंटिंग हिज नेम। तो आप
अभी देखेंगे कभी भी आप कीर्तन चलता रहता है हमेशा आपके गुरुद्वारे में, और जो आपके लोग रहते हैं वो आपकी रोजरी बीड्स रहती हैं जिसमें वो 108 रहती हैं, तो वो गिनते रहते हैं वाहे गुरु, आप वो काफ़ी बार ऐसा कहते हैं। तो ये सारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म क्या है, तो आपको ये 3 लिखने हैं: वंश चखना, कीर्तन करना एंड नाम जपना। गुरु नानक जी ने हमें इसके बाद 5 एविल्स के बारे में और बताया था। तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा था कि ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू शन, मतलब इनसे दूर रहना, 5 एविल्स विच लीड्स टू एल्यूजन। तो उनका ये कहना था कि जो 5 एविल हैं ये इल्यूजन की तरफ लीड करते हैं। इल्यूजन मतलब आपको लगता है तो रियलिस्टिक है पर वो होता नहीं है, लगता है कि ये चीज़ है सामने पर होती नहीं है। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो अब मिराज फॉर्मेशन हो जाता है, आपको दिखता है रोड पे पानी है पर होता नहीं है रियलिटी में, तो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है वो। सो शन 5 evils which lead to illusion which eventually act as a roadblocks towards attainment, and these 5 evils are ego, anger, greed, attachment and lust। तो आपको एग्जाम में ये 5 एविल्स के नाम अगर पूछ सकते हैं 3 मार्कर में तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप बेसिक फॉर्मेट में भी इलेबरेट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आ गया, फॉर इवेंचुअली अगर मान लीजिए 6 मार्क्स का आ गया या 5 मार्कर में आ गया 2020 पैटर्न के हिसाब से, तो आप हर चीज़ को एलेबरेट कर सकते हैं। ईगो क्या है, एंगर क्या है, ग्रीड क्या है, अटैचमेंट क्या है, लस्ट है, कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। आप जितने रेलेवेंट एग्जांपल यूज़ करेंगे आज की डेट पे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कोई भी केस उठा सकते हैं, कोई भी व्यापम स्कैंडल उठा सकते हैं मध्य प्रदेश का, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें पॉइंट को 5 एविल्स को जोड़ के एक अच्छा सा एग्जाम्पल केस स्टडी बना सकते हैं। तो आई होप आपका बेसिक एक कवर हो गया होगा गुरु नानक जी को लेके कि मॉरल थिंकर्स में उनके किस पॉइंट पे हमें फोकस करना है, क्या हमें लिखना है। हमने एक्सटेंसिवली जितना कवर कर सकते हैं बेसिक पॉइंट्स, ताकि आपके एमपीपीएससी मेंस में आपको काफ़ी हेल्प हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको और भी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनका भी हेल्प हो सके और हम एक दूसरे का हेल्प कर सकें। तब तक साइनिंग ऑफ फ्रॉम नदीश्री एकेडमी, आई एम अनक जैन।